हेलो क्लास 12th। तो आज फिर से हम कुछ नया लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि आपकी आरोह बुक हम करा रहे हैं। तो आरोह बुक जो है वो हमारी काव्यखंड और गद्यखंड में है। तो सबसे पहले हमारा काव्यखंड शुरू होता है और इसमें जितने भी काव्यखंड के चैप्टर हैं ये बहुत ही कुछ अलग अलग से हैं, हमें काफ़ी अच्छी सी चीज़ें बताते हैं। ठीक है ना। तो आज भी कुछ ऐसा ही चैप्टर हम लेकर आए हैं। ये है फिराक गोरखपुरी जी की लिखित रुबाइयाँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर बेसिकली आधा पार्ट हम पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में आए हैं। इस चैप्टर के अंदर एक गज़ल थी और ये रुबाइयाँ थी। तो गज़ल आपके चैप्टर से हटा दी गई है। तो कुछ जो स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक होगी उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो गज़ल है वो हटा दिया गया है, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रुबाइयाँ हैं जिनको आज हम देखेंगे। तो ये है हमारा क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का रुबाइयाँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा कवि परिचय यानी कि फिराक गोरखपुरी जी का हम जीवन परिचय देखेंगे, थोड़ा सा उनकी कृतियाँ देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो वो है पाठ की रूपरेखा, यानी कि रुबाइयों में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस रुबाइयों में माँ की ममता है, त्योहार है, सभी कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद पूरी संपूर्ण लाइन टू लाइन व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कवि परिचय के साथ में। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। तो ध्यान रखिए, फिराक गोरखपुरी के नाम जानते हैं लेकिन इनका नाम है रघुपति सहाय। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद ही शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। ठीक है, तो इन्होंने जो पढ़ना शुरू किया वो राम और कृष्ण की कहानियों के साथ किया, लेकिन आगे चल के इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी इन भाषाओं को भी सीखा। ये वर्ष 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में यह पद त्याग दिया। ठीक है, तो देखिए जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे जो आसीन हुए ये अंग्रेजी सरकार में थे। उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था, तो उनकी सरकार। बाद में स्वराज आंदोलन के लिए ये सरकारी पद उन्होंने त्याग दिया। वर्ष 1920 में इन्हें स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष जेल भी हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई आदि। इन्हें गुल्मे नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। इनका निधन वर्ष 1883 यानी कि 1983 में हो गया। चलिए अब आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा, यानी कि इन रुबाइयों में हम देखने क्या वाले हैं। प्रकृति, मौसम एवं भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने यहाँ वात्सल्य चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए इनकी जो खास तौर से गज़लें, अब चूंकि आप ये बोलोगे कि इन्होंने उर्दू फारसी में ज़्यादा लिखा, नाम से पता चलता है कि ये एक शायर रहे हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर जो शायरी करी उनमें इन्होंने प्रकृति का, मौसम का या प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई। लेकिन आज जो हम रुबाइयाँ पढ़ने वाले हैं इसमें वात्सल्य रस है, यानी कि एक बच्चे और माँ के बीच के प्रेम को दिखाया गया है। बच्चे की इच्छा, माँ की ममता और त्योहारों के बीच हिंदी, उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उत्पन्न सौंदर्य छटा अद्भुत है। तो यहाँ पर हम सिर्फ माँ और बेटे के बीच का प्रेम ही नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम त्योहार भी देखेंगे। दीपावली का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, इन सभी को भी हम देखेंगे। वास्तव में फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। उनकी सहज भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का रचयिता कहा जाता है। उन्होंने जो है कृष्ण के वात्सल्य को बहुत ही अच्छे से उभार कर रखा। तो कुछ वही झलक हमें यहाँ फिराक की रुबाइयों में देखने को मिलेगी। इन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत खूब किया, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी शब्दों का और लोक भाषा का भी जो शब्द प्रचलित हैं उनको भी बखूबी इस्तेमाल किया है।
अब आ जाते हैं व्याख्या। अब इन रुबाइयों को हमने 5 भाग में बांट दिया है, तो ये वहां 5 काव्यांश में आपको देखने को मिलेगा। पहला काव्यांश है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो देखिए, ये रुबाइयाँ बहुत आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल भाषा नहीं है। उर्दू अरबी होते हुए भी इसमें इतने आप कठिन नहीं है जो आप इसे पढ़कर समझ ना पाए, बहुत आसान है। जैसे यहाँ दिया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने बच्चे को वो क्या बोल रहे हैं, चांद का टुकड़ा, ठीक है। तो बच्चा कौन है, चांद का टुकड़ा। तो आंगन में लिए चांद टुकड़े को कड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी। अब उसे लिए और हाथ में ऐसे ऐसे जो है वो झुला रही है। रह रहे की हवा में लोका देती, यानी कि रह रहे के जो है कुछ देर रुकती है, फिर हवा में उछालती है, फिर उसे पकड़ती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर हवा में उछालती है, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब देखिए, बच्चे को अगर इस तरीके से हवा में उछाला जाए ना, तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है। तो समझ में आया, एक माँ किस तरीके से आंगन में खड़े होकर अपने बच्चे को खिला रही है, इसका बहुत खूबसूरत वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। अब देखिए, पूरी रुबाइयों की जो आपका संदर्भ रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, सबके प्रसंग अलग अलग होते रहेंगे। तो संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों शीर्षक से उद्धत है। तो ये आप किसी भी अगर रुबाई का होगा तो संदर्भ सेम ही रहेगा। फिर आते हैं प्रसंग में। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी ने इस रुबाई में एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। तो एक माँ किस तरीके से आंगन में बच्चे को लेकर खड़ी है, खिला रही है, इसका बहुत खूबसूरत वर्णन है। फिराक कहते हैं, एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है, तो कभी हवा में उछालकर हाथों में पुनः थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। शायर कहता है कि बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है, यानी कि पूरा वातावरण उसकी इस खिलखिलाहट से गूंजता है। अब काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। इस रुबाई में माँ के वात्सल्य और उसके बच्चे के प्रति सहज स्नेह की स्वाभाविक चित्रण है, यानी कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही है, कैसे कर रही है ये, और एकदम नेचुरल चीज़ है। हमेशा अक्सर देखिए, एक माँ अपने बच्चे को इसी तरीके से खिलाती है। लोक भाषा एवं उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा एक नवीन भाव बोध को प्रस्तावित करती है। लोका देना इसी प्रकार के एक सशक्त प्रयोग है जिसमें पूरा लोक जीवन प्रतिबिंबित होता है। तो लोका देना जो है वो एक प्रादेशिक भाषा या लोक भाषा हम कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया है इन्होंने। काव्यांश में छंद उर्दू का प्रसिद्ध छंद रुबाई है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम उर्दू भाषा में कोई चीज़ लिखते हैं तो उनका, जैसे यहाँ पर हम लोग छंद चौपाई लिखते हैं, यहाँ पर रुबाई छंद है। वर्णन बिंब प्रधान है, जो सामने दिया गया है वो स्वतः दिखाई देता है। बच्चे को चांद का टुकड़ा, माँ की गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब है। खिलखिलाती हंसी श्रव्य बिंब का निर्माण करती है। जो अब बिंब का मतलब तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, बिंब यानी कि शब्दों के माध्यम से एक दृश्य बनाना। तो अगर हम चीज को सामने देख रहे हैं तो वो दृश्य बिंब है। जैसे खिलखिलाना, ये बात हमें कान से सुनाई देगी, इसलिए ये एक श्रव्य बिंब आता है। वात्सल्य रस प्राधान्य है। अगला काव्यांश है, देखिए नंबर 2। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अभी तो माँ क्या कर रही थी, बच्चे को आंगन में खड़े होकर खिला रही थी। अब बच्चे को वो नहलाती है। कैसे नहलाती है? नहला के छलके छलके निर्मल जल से। अब वो अपने बच्चे को जो है निर्मल साफ स्वच्छ जल से नहलाती है। छलके छलके का मतलब क्या होता है? बच्चे को जब नहलाया जाता है तो एकदम से उसके ऊपर पानी पोर नहीं किया जाता। उसको क्या करते हैं, बच्चे को लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे करके उसको पानी करके नहलाते हैं। तो वो छलके छलके यानी कि ऐसे ऐसे बौछार करके साफ जल से नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, अब जब नहला लिया तो उसको तैयार कर रही है। तो क्या कर रही है, बच्चा अभी छोटा है तो उसके बाल थोड़े से बड़े हैं, मुंडन नहीं हुआ है, तो उसके जो बाल जो नहलाने से उलझ गए थे, उस उलझे हुए बालों में धीरे धीरे से कंघी कर रही है। धीरे धीरे से क्यों? तो कि बच्चे को लगे नहीं, बच्चा लगेगा तो बच्चा रोएगा, इस वजह से हल्के हल्के हाथों से उसके
गेसुओं में कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। अब बच्चा क्या होता है, बच्चे को एक जगह बैठा दो कि नहीं हम तुम्हें कपड़े पहना रहे हैं, तो बच्चा भागने लगता है। तो अक्सर माएँ क्या करती हैं, अपने पैरों के बीच में घुटनों में उनको बच्चे को दबा लेती हैं और फिर उसको कपड़ा पहनाती है, ताकि उनको कपड़ा पहनाना आसान रहे, ताकि बच्चा भागे नहीं। तो क्या करती है माँ, घुटनों के बीच में अपने बच्चे को पकड़ती है और फिर उसे कपड़े पहनाती है। और जब माँ ऐसा कर रही है तो बच्चा बहुत ही प्यार से अपनी माँ के मुख को देख रहा है, क्योंकि जब कपड़े पहनाए जा रहे हैं तो माँ इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, कहीं कुछ लगे नहीं। तो बहुत ही आहिस्ते से प्यार से माँ उसको कपड़े पहनाती है और इस प्यार को बच्चा बहुत ही प्यार से देखता है। अब इसका प्रसंग देखिए क्या है। दूसरी रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने, उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ बच्चे के बीच मौजूद स्नेह का वर्णन है। अब ये सारी क्रियाकलाप कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करते हैं। शायर कहता है माँ अपने बच्चे के भीतर बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते यानी कि पारदर्शी जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत आत्मीयता एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। माँ बच्चे के प्रेम का सहज चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ के मुंह को बच्चे द्वारा देखने में निहित है, कि बच्चा किस प्यार से माँ की तरफ देख रहा है, कि बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त हो रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने लोक भाषा के प्रचलित शब्दों का विशेष अर्थ के साथ काव्यांश में रखा है। अब देखिए, जो लोक भाषा होती है उनके शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया। जैसे अभी इससे पहले वाली रुबाई में हमने देखा लोका देना, अब यहाँ पर उन्होंने जैसे दिया घुटनियों, कंघी, ये जन भाषा यानी सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। बोलते हैं ना हम लोग कंघी ले आओ बाल करना है, तो ये हम लोग जो नॉर्मल भाषा बोलते हैं वो उसकी तरह है। कवि ने उर्दू के रुबाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति तुकांत होती है। तो रुबाई को हमेशा ध्यान रखना, पहली, दूसरी और चौथी ये तुकांत में होती है, तीसरी तुकांत में नहीं होती। अब आप यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से, तो ये जो 4 पंक्तियां हैं इसमें पहली, दूसरी और तीसरी सब में देखिए ए की मात्रा है ना, जल से, करके, कपड़े, तो यहाँ पर ए की मात्रा ये तुकांत आ रही है, लेकिन तीसरी जो है वो ओ की मात्रा आ रही है। तीसरी जो पंक्ति है वो तुकांत में नहीं होती है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 पे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे और माँ के बीच हो गया। अब तीसरे काव्यांश में उन्होंने दीपावली के पर्व के बारे में बताया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब क्या होता है, दीपावली का त्योहार आप सभी को पता है कि घर में बहुत साफ सफाई होती है, वाइट वॉश किया जाता है। तो उसी जो है पारंपरिक तरीके को यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। क्या कह रहे, दीपावली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली को घर में वाइट वॉश हो जाता है, पुताई हो चुकी होती है और घर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं हम लोग। देखिए दिए लगाते हैं, लाइटिंग होती है, रंगोली बनाई जाती है, फ्लावर डेकोरेशन किया जाता है, बहुत होता है, तो सब लोग अपने घर को सजाते हैं। तो दीपावली की शाम है, घर पुते हुए हैं और सजे हुए हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब क्या है, चीनी के खिलौने, याद है ना, चीनी मिट्टी के खिलौने और लावा, ये हम लोग के यहाँ प्रसाद में चढ़ता है दीपावली के दौरान। तो ये चीज़ है, चीनी के खिलौने हैं और जगमगाते, वो छोटे छोटे से लावे होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, यानी कि घर की जो स्त्री है, अब वो उसने घर को सजा दिया, घर साफ सुथरा हो गया, वो खुद भी खूब सज कर आई है, ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। रूपवती यानी कि सुंदर है, उसके मुखड़े पर एक बहुत ही नर्म सी दमक है, यानी कि उसका जो चेहरा है वो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है, क्योंकि त्योहार की खुशी है, घर में सब खुश हैं, इन सब की वजह से एक खुशी चारों तरफ विद्यमान है और वही खुशी की संतुष्टि उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब घर की जो स्त्री है वो पूरे घर में तो दिए जलाती है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार घर में जो है वो एक छोटा सा घरौंदा बनाया जाता है, उसमें भी दिए लगाए जाते हैं। तो वो क्या किया, बच्चे अक्सर इस घरौंदे को बनाते हैं। यही हुआ कि वहाँ पर भी इनके घर में भी जो बच्चे थे उन्होंने उस घरौंदे को बनाया और उसमें दिए लगाने का काम जो है वो घर की स्त्री कर रही है।
प्रसंग देखिए। इस रुबाई में फिराक दीपावली के त्योहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरों में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाते हुए दिखाया गया है। व्याख्या क्या है? फिराक कहते हैं दीपावली की शाम है जब सभी ही घर साफ चूने से पुते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ अब जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के घरौंदे में दिया जला रही है। वस्तुतः यहाँ दीपावली के त्योहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य एवं मिठाई खिलौने व दियों के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण के चित्रण के माध्यम से शायर ने लोक जीवन में त्योहारिक महत्व एवं उनको मनाने की रीति का भी चित्रण किया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो त्योहार लोग मनाते हैं, जो उनके अंदर उल्लास रहता है और साथ ही इसके मनाने के जो एक पारंपरिक तरीके हैं, उसकी एक झलक हमको दी है। काव्य सौंदर्य। काव्यांश में दीपावली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंग से पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलना, ये सभी दीपावली में पारंपरिक एवं लोक जीवन के उल्लास को पाठक के सम्मुख दृश्य की भांति उपस्थित कर देते हैं। यहाँ माँ को रूपवती एवं मुखड़े पर लिए नर्म दमक कहने में शायर स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में प्रकट करके सौंदर्य में अप्रत्याशित एवं अनुपम वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पर एक स्त्री के सौंदर्य का भी वर्णन हुआ और दिए जलाने से वात्सल्य प्रेम का भी प्रदर्शन हुआ है। रुबाई में दृश्य बिंब की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य बिंब, रंगे पुते घर, सजे घर, नर्म दमक, दिए जलाना, ये सभी कहीं ना कहीं एक दृश्य ही सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रंग रोगन किए घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरे पर कोमलता की मधुर आभा, घरौंदे में दिए जलाना आदि, ये सभी दृश्य बिंब को ही दर्शाता है। भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित है। पूरी रुबाई में एक ही मात्रा के प्रयोग से तुक एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है। एक ही मात्रा है ना, तो चलिए देखिए कहाँ पर है। देखिए सजे, लावे, ये सारी दिखा रही है, जगमगात, यहाँ ते, खिलौने, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ही मात्रा स्वतः ही दिखाई दे रही है। काव्यांश संख्या 4 है। आंगन में ठुकर रहा जिद्द आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, बालक तो हुई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब फिर यहाँ पर माँ और बेटे के बीच, बच्चे के बीच एक बहुत ही अच्छा वात्सल्य रस प्रस्तुत किया है शायर ने। क्या कह रहे हैं? आंगन में ठुरक रहा है जिद्द आया। अब जिस आंगन में माँ उस बच्चे को प्यार कर रही थी, उसी आंगन में जो है एक बच्चे ने जिद कर रखी है और वो ठुनक रहा है, यानी कि पूरी तरीके से रो भी नहीं रहा है, ठुन ठुन जो है वो कर रहा है। अब किस चीज की उसने जिद करी है? बालक तो हुई चांद पर ललचाया। अब बच्चा क्या है, वो चांद पर ललचा गया है। अब उसे वो चांद जो है वो खिलौने के रूप में चाहिए। वो क्या कह रहा है कि नहीं, मेरे को वो चांद जो दिख रहा है वो मुझे खेलने के लिए चाहिए, अर्थात खिलौने के रूप में उसे चाहिए। वो इस चीज की जिद कर रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, अब भाई चांद तो उतार कर ला नहीं सकती, बच्चा समझ नहीं रहा है क्योंकि वो उसको जिद है कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए। तो माँ ने इसके बीच का रास्ता निकाला। वो एक आईना या दर्पण लेकर आई और उसमें चांद को दिखाया। कहते ये देखो चांद, देख आईने में चांद उतर आया है। अब बच्चे को वो आईने में दिखा रही है, जो तुम्हें चांद चाहिए था वो देखो यहाँ पर उतर आया है, आईने में आ गया है। तो इस तरीके से माँ जो है वो बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही है। इस रुबाई में शायर बच्चे के बाल स्वरूप जिद का वर्णन करते हुए माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण करता है। क्या कह रहा है? शायर कहता है कि बालक आंगन में पैर पटकते हुए, यानी ठुनकारी भरते हुए इधर उधर चल रहा है। वह आंगन में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है, क्योंकि उसको वो चाहिए, और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है कि उसे वो चांद खेलने के लिए चाहिए। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे आईना थमाकर उसमें चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद आईने में उतर आया है। वास्तव में छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो जल्दी मानते नहीं हैं। हाँ, बच्चों को अगर कोई जिद आ जाए तो वो जल्दी मानते नहीं। ऐसे में जब तक उनकी इच्छित वस्तु उन्हें मिल ना जाए, यानी कि जो चीज़ वो चाह रहे हैं जब तक उन्हें मिल नहीं जाती,
वो इसी तरीके से ठुनकते रहते हैं, वे शांत नहीं होते। इस वर्णन के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास का कवितावली में वर्णित बाल छवि वर्णन देखने योग्य है, जिसमें राम को चांद के लिए हट करते हुए चित्रित किया गया है। तो रामचरितमानस में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि राम जी भी एक बार इसको देखकर इसी तरीके से ललचाए थे और तब माता कौशल्या ने इसी तरीके आईने में उन्हें चांद दिखाकर बहलाया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू सरिस मांगत अरि करे सूर ने भी मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं कहा है। इस प्रकार ये वर्णन बाल सौंदर्य वर्णन की सुदीर्घ काव्य परंपरा से भी जुड़ा है। चलिए आगे आते हैं। अब इसका जो काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या होगा। सार्थक शब्दों एवं वर्णों का प्रयोग करने से उच्चारण में कोमलता आ गई है। ठुनक, जिद्याया आदि शब्द पूरी तरीके से सार्थक भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, यानी कि पूरी तरीके से अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। चित्रात्मक शैली के साथ बच्चे की गतिविधियों का स्वाभाविक वर्णन किया गया कि बच्चा किस तरीके से ठुनक रहा है, पैर पटक रहा है, इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। स्वाभाविक अलंकार सुंदर प्रयोग हुआ, यानी कि जो एक बच्चे का स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित है। आगे बढ़ते हैं काव्यांश संख्या 5 पे। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है छटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। अब इन्होंने ये जो आखिरी रुबाई है इसमें इन्होंने क्या व्यक्त किया है, यहाँ पर ये रक्षाबंधन के पर्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा में आता है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। इस दौरान खूब बारिश होती है श्रावण मास में। तो अब ये चीज इन्होंने बताई है कि श्रावण मास में क्या रहता है, बादलों में छटा रहती है, यानी कि बादल रहते हैं और हल्की हल्की सी फुहार पड़ती है, तेज भी होती है। लेकिन जिस दिन ये रक्षाबंधन का पर्व पड़ा उस दिन क्या है देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। अब रस की पुतली क्यों कहा गया, क्योंकि सभी लोग खुश हैं, आनंद में हैं, है ना। अब ये त्योहार ही ऐसा है कि हर कोई खुश है, तो इसीलिए ये रक्षाबंधन की सुबह जो है सभी लोग आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, इसलिए इसे रस की पुतली कहा है शायर ने। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, और उस समय बाहर का वातावरण क्या है, आसमान में हल्की हल्की सी छटा छाई, यानी कि हल्के हल्के से बादल हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। अब जो रक्षाबंधन की जो राखी होती है उसमें कुछ लच्छे ऐसे करके लटकते रहते हैं, जब राखी बांधो ना तो इस तरीके से दमकती रहती है। तो क्या बताई गई है कि जो रक्षाबंधन में राखी है उसके जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, अर्थात वो क्या हो रहे हैं, सब उसमें बहन का प्यार, भाई का प्यार, वो सभी कुछ परिलक्षित हो रहा है। भाई के बांधती है चमकती राखी, और एक बहन इस दिन अपने भाई के हाथों में इस राखी को बांधती है। अब देखिए इसमें क्या है प्रसंग, शायर इस रुबाई में लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करता है। शायर कहता है कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह उल्लास एवं प्रेम के प्रतीक राखी बांध रही है। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है, भाषा सरल तथा सहज है, वर्णन में दृश्यात्मकता उपस्थित की गई है, रुबाई छंद का मनोहारी रूप सामने आया है, बिजली की तरह चमक में उपमा अलंकार है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो देखा किस तरीके से ये पूरी रुबाइयाँ हमने यहाँ समाप्त करी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि रुबाइयाँ इतनी कोई टफ नहीं थी, हर एक चीज़ बहुत ही इजी यहाँ पर फिराक गोरखपुर जी ने लिखी थी और हमने इसे अच्छे से पढ़ा भी। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर तो हम यहाँ खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने काव्य खंड के आखिरी अध्याय छोटा मेरा खेत के साथ में, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस रहे उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।